हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन मिलने वाला है। मैथ, जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग सारे प्रश्न का सॉल्यूशन मिलने वाला है। 34 नंबर तक का प्रश्न को मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब 35 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने में है, फर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का डैश डैश रूप में दर्शाता है। किस रूप में? या धार्मिक रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग फर चित्रकला के बारे में जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, फर चित्रकला। तो फर चित्रकला से पहला बात तो याद रखना कि यह राजस्थान का प्रमुख चित्रकला है। राजस्थान का प्रमुख चित्रकला है। अगर पूछेगा कि इसका शुरुआत कौन किया था, तो फर चित्रकला का शुरुआत जोशी परिवार किया था। कौन किया था? शुरुआत जोशी परिवार किया था। राजस्थान में ही एक जोशी परिवार था, इन्हीं के द्वारा इस चित्रकला का शुरुआत हुआ था। ठीक है। अगर इसका शुरुआत का कहेगा कि स्थान, किस स्थान से इनका शुरुआत हुआ था, तो राजस्थान के भीलवाड़ा। कहाँ? राजस्थान के भीलवाड़ा जिला के निकट शाहपुरा में। जिला के निकट शाहपुरा में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को हम लोग परम 8000 के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, भारत का अगर पहला कंप्यूटर पूछे, इंडिया का पहला कंप्यूटर, तो इसका नाम क्या था? तो पहला कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। ये बात आपको याद रखना है। और भारत में कंप्यूटर की नगरी किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर की नगरी हम लोग बेंगलोर को कहते हैं। और बेंगलोर को हम लोग अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं। और भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, दो संख्याओं का योग 75 है, उनके वर्गों का अंतर 300 है, तो दोनों संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या का वर्गों का योग कहता है कि कितना है? दो संख्या का योग कहता है कि 75 है। अगर एक संख्या को अगर हम a माने, दूसरा संख्या को b माने, तो इनका योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो दो संख्या का योग कितना है? 75 है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक करने में आपको। फिर कहता है और उनके वर्गों का अंतर 300 है, यानी वर्गों का अंतर यानी कि ए स्क्वायर माइनस इन दोनों संख्या का वर्ग का, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका अंतर कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। क्योंकि हमको फार्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये होता है इसका फार्मूला। तो चलिए हम लोग अब इस पर हम लोग बैठा देते हैं। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है। तो a प्लस बी को हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू 75 बैठा दिए। अब क्या बच गया है? a माइनस बी। तो a माइनस बी उतार दिए, बराबर इधर कितना बच गया है? 300 बच गया है। अब देखिए 75 से ये कटेगा, 75 दूना 150 दूना 300, 4 बार में ये पूरी कट जाएगा। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। यही आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्या का अंतर कितना निकल गया? पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों का अंतर कितना निकल गया? 4 निकल गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 39 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा रखा गया है? 39 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है? नागपुर हवाई अड्डा। क्या नाम याद रखना है? नागपुर हवाई अड्डा। अच्छा, नागपुर हवाई अड्डा 2005 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? भीमराव अंबेडकर कब नाम रखा गया था? 2005 में। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, चंडीगढ़ में याद रखना कि चंडीगढ़ में एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या रखा गया है? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा नाम रखा गया है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, दमदम हवाई अड्डा बताओ कहाँ है? दमदम हवाई अड्डा, तो दमदम कहाँ है? तो कलकत्ता में है। कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? फटाफट आप लोग कमेंट में बता दो। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा पूछेगा कहाँ है? तो आपको बता देना है महाराष्ट्र में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है 3, 15, 298 में 9 और 3 के अंकित मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक होता है अंकित मान और एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, चूँकि हमको यहाँ पर अंकित मान पूछ रहा है तो अंकित मान यहाँ पर 9 और 3 का पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि 9 में 3 को घटा देना है। 6 खोजिए, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। अगर स्थानीय मान कहता तो हम लोग क्या देखते कि इसमें कौन कौन है? 9 और 3 का स्थानीय मान कह रहा है, तो हम लोग यहाँ देखते 3 है। क्या है? 3 के बाद कितना अंक है? 2 3 5, 2 3 5 अंक है। कितना है? 3 के बाद 5 अंक है। तो हम लोग क्या करते कि एक पर 5 गो जीरो, यानी 3 पर 5 जीरो हम लोग उतार देते। फिर इसके बाद 9 करता है तो कितना हो जाता? 1 जीरो इसके बाद में उतर जाता और फिर दोनों को घटा देते, तब मेरा आ जाता। स्थानीय मान ये होता है। अंकित मान क्या होता है? दोनों का अंतर डायरेक्ट हमको कर देना है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में संक्षिप्त नाम यूपीयू का पूर्ण रूप क्या है? अच्छा, यूपीयू पूछ रहा है। 41 नंबर का प्रश्न है। यूपीयू को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। कहाँ आपको दिख रहा है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी को हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। यूपीयू का स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो यूपीयू का स्थापना जो हुआ था 1874 में हुआ था। स्थापना 1874 में हुआ, ठीक है। और 1865 में आपको याद रखना है, यूपीयू 1865 के बाद विश्व का दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यूपीयू 1865 के बाद दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये बात आपको याद रखना है। यूपीयू यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है। ये भी बात आपको याद रखना है। और यूपीयू में टोटल कितना देश शामिल है? जितना संयुक्त राष्ट्र में शामिल है, यानी कि 192। अब कितना हो जाएगा? 193 शामिल है। और संयुक्त राष्ट्र में अभी कितना है? 193वां देश पूछे कौन शामिल हुआ है? तो दक्षिण सूडान शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। आपको ये सब बात याद रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना पूछे कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल 119 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है? इसका गुणनफल आपको दिया गया है 119 और इसका आपको एलसीएम पूछ रहा है। तो दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल 119 हो जाएगा, यहाँ दिले है। और मौसौ, चूँकि मौसौ यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? दो अभाज्य संख्या का मौसौ कितना हो जाएगा? 1 होगा, ये हम लोग जानते हैं। और गुणनफल दो अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है, सूत्र होता है कि मौसौ गुना लॉसौ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मौसौ कितना दिया है? 1 दिया है, तो यानी हो जाएगा 1 गुना लॉसौ कितना दिया है? 119 दिया हुआ है, यानी कि 119 ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का। 30 इंटू 1060 डिग्री बराबर 1 है, तो 10 का मान कितना होगा? तो इसका मान हो जाएगा -√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10×3 = 60 -60 -10 डिग्री की 60 डिग्री का मान -√3। हाँ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सा देश UN सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो UN सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश शामिल है। कितना है? तो 15 सदस्य शामिल है। UN के सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य शामिल है? 15 सदस्य शामिल है, ठीक है। अब इस 15 सदस्य में 10 गो जो है अस्थायी सदस्य है, 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 गो जो है यह अस्थायी सदस्य है। क्या है? अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य की संख्या पूछेगा UNO में कितना है? तो आपको बताना 5 है। कौन कौन है? अमेरिका यानी USA है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन है। ये आपका 5 अस्थायी सदस्य है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका क्या हो रहा है? कौन सदस्य नहीं है? तो मलेशिया नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि फ्रांस
यूएसए है, ये है, रूस है, ये है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मेजबानी, क्योंकि पेपर 2021 में हुआ था इसलिए 22 का पूछा गया था, तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 पूछेगा कौन देश जीता था, तो अर्जेंटीना जीता था। कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था। और हारा कौन था? अर्जेंटीना जीता। और अर्जेंटीना ने किसको हराया था? किसको हराया था? यह फ्रांस को हराया था। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो विजेता ये हो जाएगा, उप विजेता क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ये बात आपको याद रखना है। अर्जेंटीना टोटल कितना बार? 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। 3 बार कब कब जीता है? तो पहली बार जो जीता था 1978 में जीता था, फिर 1986 में ये जीता है, फिर 2022 में अंतिम बार यह जीता है। तो ये आपको याद रखना है। और 36 साल बाद जीता है। कितना? 36 साल बाद जीता है 2022 में। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकटतम होगा जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं समबाहु त्रिभुज। पहले तो देखिए इसका भुजा कितना दिया हुआ है, तो भुजा दिया हुआ है इसका 10, कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। तो √3/4 इंटू भुजा कितना है? भुजा 10 है, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 से ये कितना बार में कटेगा? 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25√3 हो जाएगा। अच्छा, √3 का वैल्यू कितना होता है? √2 का 1.414 होता है। √3 का कितना होता है? 1.732 होता है। यानी कि 25 गुना √3 का वैल्यू होता है 1.732। जब इसको गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 43.25। कितना हो जाएगा? 43.25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको गुना करने पर हो जाएगा 43.25 वर्ग मीटर। साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं को दुगनी हो जाती है? तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ब्याज का दर निकालना पड़ेगा। तो ब्याज का दर, तो ब्याज का दर हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है n-1/t इंटू 100। n मतलब कहता साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत वार्षिक वर्ष कितना वर्ष है, क्लियर हमको नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग n मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा n, यानी कि कितना वर्ष कह रहा है? 2 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। कितना? दोगुनी हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 2 - 1। और समय कितना कहता है कि 2 वर्ष में, समय आपका यही नहीं कहता है, समय आपका 12 वर्ष में कहता है। और इंटू 100 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 100 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 से 25, यानी कि 25/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 पूर्णांक ये हो जाएगा 3 8.1 हाँ 8.1/3 कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि एक लड़के ने 3 रुपये में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदा तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, यही बात आपको बताना है। तो 3 रुपया में 15 चॉकलेट खरीदा, तो यानी कि आपका हो जाएगा 3/15, ये कट के हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5, यानी एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य आपका कितना निकल गया? तो ये 1/5 क्या निकला? एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य, एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य, ठीक है। फिर आपको निकालना है कि एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य, एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी 2 रुपया में 3 की दर से किया है, तो ये आपका हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमको निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है? 2/3 माइनस
क्राइमूल कितना है 1/5, 1/5 विक्रयमूल माइनस क्राइमूल बट्टे क्राइमूल क्या होता है, बट्टे क्राइमूल यानी कि 1/5 हो जाएगा, फिर होता है इंटू 100। यही आपका फार्मूला होता है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 गुना ये 10 हो जाएगा, 5 × 15, 3 एक कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाए बट्टे 1/5, 1/5 गुना 100, यही है। तो 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/15 हो जाएगा। बट्टे में 7/15 और ये जो 1/5 है ये पलट जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 5/1 इंटू 100 हो जाएगा। 5 × 15 ये कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 गुना 100/3, यानी 7 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 700/3। ये आपका हो जाएगा 700/3। जब इसको हम भगा देंगे तो 233.1/3%। कितना हो जाएगा, 233.1/3% हो जाएगा। तो ऑप्शन में 4 नंबर का ऑप्शन हमको मिल रहा है, 233.1/3। अच्छा, यहाँ हानि ना पूछ रहा है, क्या पूछा, लाभ या हानि पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 233.1/3 आपको क्या हो गया, लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए बी से दोगुना कार्य कुशल है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। 49 नंबर का प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं कि ए और बी, ए बी से दोगुना कार्य कुशल है। ये जो है ना, जब बी से दोगुना कार्य कुशल है, यानी बी अगर एक काम करता है तो ये कितना काम करेगा, दोगुना करेगा, तभी तो दोगुना कार्य कुशल है। ठीक है, दोनों मिल करके कहता है कि वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो दोनों अगर मिलेगा तो टोटल हो जाएगा 3 काम। 3 काम कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो 20/3 गुना 100, तो 20 पंचे 100, यानी कितना दिन में कर देगा, दोनों मिल करके के 15 दिन में उस काम को कर देगा। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब कहता है कि ये अकेला, दोनों मिलकर अगर 15 दिन में करता है तो ये अकेला कितना दिन में करेगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, यानी कि 15 गुना 2, यानी कि यही काम को वो 30 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2, 7, 11 और इसी स्थान पर आपको डॉट की जगह पर भरना है, व्हाइट के स्थान पर। तो 2 में 5 जूता, 7 में 4 जूता, 11, ऐसा नहीं है, ये अभाज्य संख्या का क्रम है। तो अभाज्य 2 के बाद में 7 होता है, 2 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 11 के बाद में क्या हो जाएगा, 11 के बाद में 17 अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर के प्रश्न की ओर। 51 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। तो केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम कौन सा है, नौका दौड़, जो आपका ओणम के त्यौहार के अवसर पर मनाया जाता है। किस त्यौहार के अवसर पर, केरल का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है, ओणम है। तो ओणम त्यौहार के शुभ अवसर पर यह खेल का आयोजन होता है। ठीक है, और जिस दिन यह ओणम केरल में मनाया जाता है उस दिन वहाँ के प्रत्येक नागरिक के घर में खीर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, खीर बनाया जाता है। अच्छा, उसी प्रकार पूछेगा कि जल्लू कट्टी कहाँ का खेल, जल्लू कट्टू, जल्ली कट्टू, जल्ली कट्टी पूछेगा, जल्ली कट्टू कहाँ का खेल है। तो कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का है। यहाँ पर 2 सांड को लड़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया था, वह क्या है। तो यह एक जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। कौन है, सुपर कंप्यूटर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सॉरी दोस्तों, सागा 220 ये ना पूछ रहा है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह एक सुपर कंप्यूटर था, बिल्कुल सही है। और यह जो बना कब था, 2011 में बना था। कब बना था, 2011 में बना था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा गया अगला, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग डोडा बेटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये डोडा बेटा की अगर कुल ऊंचाई की अगर बात किया जाए, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसका है डोडा बेटा में 2 लगा हुआ है, तो 2, 6, 3, 7, 26, 37 मीटर ऊँचा है। कितना है, इतना मीटर ऊँचा है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 25 और 42 में पूर्णतः विभाजित है। अच्छा,
अब इसको आपको क्या कर देना है, एलसीएम निकाल दीजिए। 7 का, 14 का, 28 का, 35 का और 42 का। तो चलिए हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो पहले 2 से लगाइए, 7 2 7 14, ये 14 बार में लगेगा, 35 नहीं लगेगा और ये 21 बार में लगेगा। फिर 7 से लगा दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 चौक 35, 7 छके 42। फिर लगेगा क्या, 2, हाँ 2 से लग जाएगा, 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 5 2 तिया 6, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 दूना 5 तिया 15 दूना 30, 30 सत्ते हो जाएगा 210, 210 दूना 420। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, आप लोग ये सबको गुना कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यदि ए को बी से 25% अधिक वेतन मिलता है तो बी ए से कितना प्रतिशत वेतन कम मिलता है। तो हम लोग चलिए, 2 व्यक्ति है, एक ए और बी। कहता है कि ए को बी से 25% अधिक, यानी कि इसको अगर 125 रुपया मिलता है तो इसको 2100 रुपया मिलता है, ठीक है। और कहता है कि कितना प्रतिशत कम वेतन मिलता है, तो प्रतिशत कमी बराबर फार्मूला आपको निकाल पता है क्या होता है, अंतर बट्टे कमी में आपको बड़ा लेना है, अंतर बट्टे बड़ा गुना 100 होता है। तो ये दोनों का अंतर कितना है, 25 है, यही ना है। तो चलिए 25, और ये बड़ा कौन है, 125 बड़का है कि 100 बड़का है, यानी कि 125 बड़का है गुना 100, यही तो फार्मूला में कहता है। अब कटाइए, 25 पंचे 125, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20%। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इस श्वसन को क्या कहा जाता है। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अनुपस्थिति में पूछ रहा है क्या, हाँ अनुपस्थिति में पूछ रहा है तो उसको हम लोग अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यही अ नहीं रहता, सिर्फ रहता उपस्थिति में, तो उपस्थिति में अगर रहता तब वायवीय श्वसन होता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, फिलहाल बिल्कुल राइट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।